जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 95। आज का लेक्चर प्रोबेबली हमारा थर्ड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद दो लेक्चर होंगे। 97 प्रोबेबली कंफर्म नहीं, प्रोबेबली 97 जो फ्राइडे वाला लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑफिशियली। ठीक है जी। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा कोई लेक्चर वगैरह कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कोई अलग से हुआ तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, वरना सिलेबस कंप्लीशन इंशाल्लाह हमारी परसों उम्मीद है कि हो जाए। प्रैक्टिस को होम असाइनमेंट आपके साथ शेयर की गई थी। कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट अटेम्प्ट की है? रिटन फॉर्म में 4 क्वेश्चन थे, सिर्फ 4 थे। 7 चलें जी, किसी ने 4 भी कर लिए तो समझा जाएगा असाइनमेंट कर लिए। असाइनमेंट के 4 या उससे ज्यादा कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन? ये ले, आधे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट दिया। आपने असाइनमेंट करना छोड़ क्यों दिए आप स्टूडेंट्स ने? एंड है तो क्या मतलब है? एंड पे हल्की आंच, एंड पे पढ़ाना मैंने हल्की आंच पे है, आपने तेज आंच पे ही पढ़ना है। आपकी आंच तेज हो जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन थे। कौन कौन सा क्वेश्चन आप बताते जाइए ताकि उनको हम डिस्कस करते जाए, हमें पता चले। 1 3 चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में। कह रहा है असलम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा सॉरी रिक्वायरमेंट वाले, एज टीएफएल कंपनी सेक्रेटरी हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग देयर डिसीजन इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आई रिक्वायरमेंट में, सिर्फ एक चीज का पता चला है कंपनीज एक्ट। इसको अंडरलाइन कर दें, इससे मुझे पता चल गया कि कंपनीज एक्ट की बात तो हमारे पूरी किताब में सिर्फ एक ही चैप्टर में हुई है, लीगल रिक्वायरमेंट वाले चैप्टर में। ओके तो इसमें कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्ड करना है, उनका पता नहीं क्या डिसीजन है। तो डिसीजन देख, डिसीजन रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा, कैसे पता चलेगा? तो इंफॉर्मेशन कह रहा है असलम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर रीअपॉइंटेड को अंडरलाइन करें। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि रीअपॉइंटमेंट का एज द ऑडिटर ऑफ टेस्टी फूड्स लिमिटेड। अच्छा नोट कीजिए, कह रहा है रीअपॉइंटेड यानी पॉइंट हो चुके हैं। इसका मतलब है अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं आगे पूछेगा, ये मुझे कंफर्म हो गया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में नहीं पूछेगा और जो पॉइंट क्योंकि अपॉइंटमेंट हो चुकी है। फॉर द ईयर एंडेड 31/24 हाउएवर फॉलोइंग द डायरेक्टर्स इलेक्शन ऑन 1 March 24 the newly elected board decided to replace the auditors. The reasons that Aslam and Company had served as auditor for the past decade. Consequently, the board passed a resolution to remove the auditor and tasked the company secretary to inform them. बताइए क्या ये डिसीजन बोर्ड का ठीक है? रिस्पॉन्ड करें। क्यों? सबसे पहले तो आपने बताना है ये मिड टर्म रिमूवल का केस है कि रिटायरमेंट का केस है। पहली बात मिड टर्म रिमूवल के आगे। दूसरा आपने बताना है मिड टर्म में अथॉरिटी किसके पास है? मेंबर के पास। थ्रू स्पेशल डायरेक्टर के पास नहीं है, डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? फिर इसके बाद क्या हमें यह बताना चाहिए कि डायरेक्टर नहीं कर सकते, तो बता दिया डिसीजन का गलत है। अगर रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं ये बताना चाहिए कि नहीं? मार्क्स ज्यादा है तो मेरा हाल है ये बताना चाहिए। सोल्यूशन में बताया उसने ये? हाँ जी। तो इसका क्या तरीकाकार होगा? आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करनी है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, इस ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑडिटर होगा उसकी भी बात करनी है ना। वो कौन अपॉइंट करेगा? रिकमेंड करेंगे, हाँ अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स बाय प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। डन जी। यहां पे सिर्फ मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूं कि क्या रिटायरिंग ऑडिटर का जो स्पेशल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो बताना चाहिए कि नहीं? नहीं वो मेरे हाल है, चले रहने दें। चले बहरहाल प्रोसीजर समझ आ गया आपको। डायरेक्टर गलत कह रहे हैं, हमने ये भी बता दिया कि ये गलत कह रहे हैं और फिर सही रास्ता क्या है वो भी दिखा दिया। डन। ये हमारा जनरल रूल है। देखिए कुछ स्टूडेंट आर्गुमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन में उसने ये पूछा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन पे कमेंट करें ठीक है कि गलत, ये नहीं पूछा कि आगे क्या करना है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आगे क्या करना है? मार्क्स ज्यादा और हमारा एक रूल है, जब कभी वो हमसे एरर्स के बारे में पूछता है ना कि एरर बताओ क्या है, तो फिर उसके बाद चाहे पूछे या ना पूछे ये अंडरस्टूड होता है कि हमने उसकी करेक्शन भी बतानी है अगर कोई एरर है। तो इस असूल को सामने रखते हुए जहां पे कोई भी गलती है, पूरे ये केस स्टडी हर केस स्टडी में असूल याद रखिएगा, जहां पे कोई भी एरर आ जाए तो आपने फिर उसकी करेक्शन भी बतानी है। डन जी। 1 में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 3।
The board of directors of Green Limited GL intends to reappoint the existing auditor for the next year. अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग ऑडिटर को भी रीअपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं डायरेक्टर. However, Heather, a shareholder of the company, wants to appoint a different auditor. Heather एक different auditor को appoint करना चाहता है. Required. Briefly explain the procedure that Heather should follow. ये नहीं पूछा that board of directors should follow. नोट करें. क्या कौन सा प्रोसीजर पूछा है? हालांकि ऊपर कहानी में उसने डायरेक्टर्स को भी बोला है कि वो भी चाहते हैं और शेयर होल्डर के बारे में बोला वो भी चाहता है रिवाइंड, लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादा अहम कि इंफॉर्मेशन. रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि भैया मुझे सिर्फ शेयर होल्डर की बात बताओ. आल्सो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीएल इन दिस रिगार्ड. तो बता देंगे क्या करना है. 10% कंसेंट, 7 days. फिर इसका कंपनी ने क्या करना है? इमीडिएटली फॉरवर्ड अपलोड करना है वेबसाइट पे भी और फॉरवर्ड करना है किसको? रिटायरिंग ऑडिटर को. क्लियर था? प्रोसीजरल था ये भी. कोई प्रॉब्लम नहीं. 14 days वाली कौन सी बात थी? वो तो अपॉइंटमेंट के बाद है ना. हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 9. 5. Salman is the shareholder of Polkadot Limited and wants to appoint auditor other than existing auditor as proposed by board. Shareholder required in the light of Companies Act briefly explain process that Salman should follow in the above situation and also discuss requirements that PL should follow. My company. ये सेम ही है. बस ओके 6 मार्क्स है, इसके 5 है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 9. Under the Companies Act 2017, identify the situation in which the Commission may appoint a person to fill vacancy. Sorry, casual नहीं था, क्योंकि casual vacancy लिखता तो सिर्फ एक ही केस बनता है. इसमें वैकेंसी बोला है ऑफ ऑडिट. तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी केसेस हैं सारे बता दें. तो बता देंगे कमीशन के केसेस. कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑडिटर के केस में कैसे बताएंगे कमीशन? भाई लाइन क्या लिखेंगे? बुक में वो लाइन लिखी हुई नहीं जो सोल्यूशन में लिखनी है. हाथ मिला, हाथ मिला. बुक में वो लाइन लिखी नहीं. क्वेश्चन भी गलत है. साइंसदान तेरे लिए सही पेपर बनाएंगे. तो क्या क्या फर्स्ट लाइन क्या आएगी? इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर विद इन 90 days. बस. हाँ, सिर्फ रेलिवेंट वाली बात लिखनी है, क्योंकि हर केस में उसने 2 पॉइंटिंग अथॉरिटीज बताई हैं. हमने कौन सी वाली पॉइंटिंग अथॉरिटी बतानी है? केसेस लगभग सारे जिसमें कमीशन है, लेकिन कौन सी वाली? सिर्फ जो कमीशन वाली. कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भी सिंपल था. इसके अलावा बस 14. The external auditor are normally appointed by shareholders at the annual general meeting of the company. State exception to this rule. क्या exception है? ऐसे नहीं बताना कि फर्स्ट डायरेक्टर है उसको डायरेक्टर, बल्कि आपने एक्सेप्शन यानी नॉर्मल शेयर होल्डर बता कर, लेकिन एक्सेप्शन क्या? कुछ केसेस में डायरेक्टर्स, कुछ में कमीशन. तो डायरेक्टर वाले केस और कमीशन वाले केस आप अलग अलग बताएं तो बेहतर है. जैसे डायरेक्टर्स के लगभग हेडिंग बन जाए, उसमें उसके सिर्फ रेलिवेंट लाइन आए, एक एक लाइन रेलिवेंट. कमीशन वाली अलग लाइन आ जाए और वो एक एक. लेकिन पूछ लिया तो मेरा हाल बता देना चाहिए. थोड़ा सा ज्यादा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो खैर ठीक है. सिर्फ फर्स्ट डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी नहीं लिखना, उसमें नहीं पूरे मार्क्स मिलेंगे. मार्क्स थोड़े से कम है मुझे खुद ये लग रहा है, लेकिन बहरहाल आपने इसको इसी तरह लिखना है, यानी डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 25. Your assistant has an understanding on the chart. No, नहीं, ये भी दिया हुआ था. ये तो आज पढ़ाना है. ये दिया हुआ था. हाँ, इसीलिए किधर है पेन? है कोई दिखाएगा? ये 25 नहीं करना. 25 इसको हम उड़ा देंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है?
27 ये कौन सा है? कैन आइटम ऑफ लिस्टेड कंपनी बी रिमूव ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस? यस, बिल्कुल रिमूव हो सकता है। अच्छा, पता है क्या था असल में, मैंने 26 लिखना था, 26 लिखना था, गलती से 25 लिखा गया। हाँ, चलें कोई नहीं, फिर 25 को निकाल देंगे, ये लीजिए। चलिए, बहरहाल रिमूव हो सकता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, पहला केस भी उसी कंसेप्ट के ऊपर था, पहला क्वेश्चन भी वही कंसेप्ट, आखिरी क्वेश्चन भी वही कंसेप्ट, लेकिन ये थ्योरेटिकल उसने पूछा है स्टाइल में, और जो पहला क्वेश्चन था उसने केस स्टडी में पूछा, तो इसलिए जो पुराने क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करने में कोई कबाहत नहीं है। कंसेप्ट वो अभी भी टेस्ट कर सकता है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देगा। कोई इशू क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है ना वो किताब से हमने पढ़ना है। क्यों भला? क्योंकि इसमें लिस्ट बहुत ज्यादा है। जो लिस्ट वाले कंसेप्ट होते हैं हमारी कोशिश होती है कि वो हम फिर प्रोजेक्टर से ही पढ़ाएं। स्टार्ट करें जी, तैयार हैं? आपके सिलेबस का आखिरी टेक्निकल कंसेप्ट, इसके बाद स्मूथ है, मतलब 2 ही लेक्चर हैं, बाकी वो भी इजी है। कोई वैसे हमारा चैप्टर रहता तो नहीं है ना, पेंडिंग तो नहीं है कोई? पक्की बात है, सब खत्म? ओके, चलिए अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, सवाल ये है, हमने ये पढ़ लिया ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ऐसा ही है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा ये भी पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कोई भी पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या इसका कोई क्राइटेरिया है। देखिए, अगर तो इंटरनल ऑडिटर की बात करता ना तो हम कहते कोई क्राइटेरिया नहीं है, लॉ ने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, कोई भी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है, इसकी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है। इसकी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है वो हम स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे में सिर्फ एक ही कंसेप्ट डिस्कस होगा। क्या? कि कौन सा पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और कौन सा पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, सिर्फ यही बात। ठीक है? अच्छा, लॉ की एक आदत है, कंपनी लॉ की, कि वो जब कभी किसी भी पोजीशन का के लिए सूटेबल कैंडिडेट का क्राइटेरिया बताता है ना, तो वो क्राइटेरिया हमेशा 2 फोल्ड होता है। 2 फोल्ड का मतलब ये कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा इनएलिजिबिलिटी, यानी एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो कि उस पर्सन में होना जरूरी हैं। क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर में। और डिसक्वालिफिकेशन या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो ना होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्या? वो चीजें जो होना, पहले क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की टर्म समझें, फिर आगे एग्जांपल समझेंगे। क्वालिफिकेशन मतलब वो चीजें जो होना जरूरी हैं, डिसक्वालिफिकेशन मतलब वो चीजें जो जरूरी नहीं। ये नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोला जरूरी नहीं है, मैंने बोला है ना होना जरूरी है। दोनों में फर्क है, फर्क अभी समझ नहीं आएगा आपको। फिर से एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या 10 एग्जांपल है, बेफिक्र रहे अभी, लेकिन पहले मेन कंसेप्ट समझे। क्वालिफिकेशन मतलब वो चीजें जो होना जरूरी है, डिसक्वालिफिकेशन मतलब वो चीजें जो ना होना जरूरी है। यानी अगर क्वालिफिकेशन वाली सारी चीजें हैं लेकिन एक डिसक्वालिफिकेशन वाली चीज भी है किसी पर्सन में, क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, अगर डिसक्वालिफिकेशन वाली चीज कोई नहीं है लेकिन क्वालिफिकेशन वाली भी नहीं है, फिर नहीं हो सकता। यानी साइमल्टेनियसली दोनों क्राइटेरिया पूरा होने जरूरी हैं। क्वालिफिकेशन वाली चीजें होना जरूरी है और डिसक्वालिफिकेशन वाली चीजें ना होना। आईकैप की कुछ केस स्टडीज हैं
जिनमें वो सिर्फ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को टेस्ट किया है, कुछ केस स्टडी में सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को टेस्ट किया है, कुछ शातिर किस्म की केस स्टडी में उसने क्या किया भला, एक ही केस के अंदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी और डिसक्वालिफाई, और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को क्या कहता है, सर ये देखिए क्राइटेरिया पूरा तो हो रहा है ना, तो वो क्वालिफाइड है, तो क्राइटेरिया इसको अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। क्यों भला? क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं क्या, उसी केस के अंदर डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी है। वो कहता है कि एम्प्लॉय है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एम्प्लॉय है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा हो गया, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मना किया, भी पढ़ेंगे हम, समझ रहे हैं। तो क्राइटेरिया जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर पॉइंट होने का टू फोल्ड क्राइटेरिया है, मतलब क्वालिफिकेशन भी डिसक्वालिफिकेशन भी, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, डिसक्वालिफिकेशन ना होना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। तो क्वालिफिकेशन, तो अब सुने, पहले हम क्या पढ़ने लगे हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है सुन लें, कह रहे स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दैट इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी or private company with paid up capital of 3 million or more shall be conducted by a chartered accountant or a firm of chartered accountant जिसने ICAP से सर्टिफिकेट लिया हो। यानी क्या कह रहा है, कह रहा है फिर से सुनिए, एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 million और मोर, इनका ऑडिट तो कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। कौन करेगा? यहाँ फर्म करेगी, फर्म कर, आप करेंगे, बिल्कुल आप अकेले करेंगे, अपना कोई स्टाफ लेके हुजैफा भाई करेंगे, हाँ जी, दो तीन लोग मिलके भी कर सकते। अच्छा एक चीज है में रखिएगा, फर्म से क्या मुराद है, फर्म से मुराद ये है कि स्टाफ की तादाद एक से ज्यादा हो कि पार्टनर्स की तादाद एक से ज्यादा हो, पार्टनर्स की तादाद एक से ज्यादा। अगर सोल प्रोप्राइटर है ना, एम्प्लॉयज की तादाद जितनी मर्जी हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सोल प्रोप्राइटर है कि पार्टनरशिप, आपको पता ही है ये एम्प्लॉयज की तादाद से फैसला नहीं होता, ये ओनर्स की तादाद से फैसला होता है। तो कहता है भैया 3 तरह की कंपनीज है, इनका ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। 3 तरह की कंपनीज का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। कौन कौन सी 3 तरह की कंपनीज? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 million और मोर। इसका मतलब है जो इन सब का ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो इसके अलावा अदर कंपनीज हैं, इनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP वाला, सीएमए कौन है? ICM है, बिल्डिंग ये किधर है, वो LOS के करीब, हाँ वहीद बुक हाउस के साथ ही, एक ही दीवार है दोनों की, हाँ सड़क के साथ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कार नंबर गेट, हाँ हाँ, साथ वो टिक्की वाला भी बैठता है, कभी कभी ना टिक्की भी खाता हूँ। तो वो सीएम, अच्छा देखें, नोट करें, जो क्लाइंट हमारे मक्खन मलाई किस्म के है ना, पब्लिक, बड़े बड़े क्लाइंट, पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 million या उससे ज्यादा, इन सब का ऑडिट तो हमें दे दिया अल्लाह ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम करो। अच्छा 3 million का मतलब है 30 लाख। इमेजिन कीजिए ऐसी कंपनी जो कि 30 लाख से कम पैसों में शुरू हुई हो, 30 लाख से, अब 20-25 लाख में तो कोई छोटी सी दुकान भी नहीं मिलती आजकल, वो ही नहीं खुलती, तो कंपनी क्या खुले। तो कहता है छोटे छोटे जो है कंपनी, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सीएमए को भी उन्होंने इजाजत दे दी। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इनका ऑडिट किसने करना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोल प्रोवाइडर भी कर सकता है स्टाफ के साथ मिलकर, या पार्टनरशिप फर्म भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, क्या आपको ये पता है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर सकता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर? इसके लिए ICAP से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके लिए कोई पेपर शेपर की जरूरत नहीं होती, बस रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, प्रोसेस फॉर्मेलिटी होती है। ठीक, करवाना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नहीं।
भाई ये बात समझ आ गई? कहता है हाँ, लेकिन एक चीज और सुन लो, एक काम की बात बताऊं, अगर तो इंडिविजुअल को पॉइंट किया तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी फर्म को पॉइंट किया, फर्म को पॉइंट किया, अच्छा पहले असल में रूल क्या होता था ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इस वाली प्रोविजन का। इससे पहले कुछ अर्सा पहले तक रूल ये होता था, 10-12 साल पहले तक, कि जो सीए फर्म है इसमें सारे पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, ठीक है, सारे पार्टनर्स का। लेकिन फिर जो इसमें सीए फर्म थे ना, इसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्किल्स की कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते थे। अब सीए फर्म आपको पता है सिर्फ ऑडिट थोड़ी करती है, वो टैक्सेशन की सर्विसेज है, डिफरेंट आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स है, आईटी के प्रोजेक्ट बड़े होते थे। तो वो कहते हैं सर हमारे पास जो आईटी के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके लोग टिकते नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने ग्रोथ नजर नहीं आती फर्म के अंदर, तो उनको भी पार्टनर बनाना चाहिए। तो फिर ये एक डिबेट चलती रही, एंड पे आके फैसला ये हुआ ठीक है, हम सीए फर्म के अंदर नॉन सीए को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त है वो फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करेगा। दो शर्तें लगाई उन्होंने। पहली शर्त लगाई कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, और दूसरी शर्त यह लगाई कि ऑडिट फिर वही करेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, दूसरे प्रोजेक्ट वो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा लें। और बात लॉजिकल है, ऐसा ही होना चाहिए ना, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्टनर जरूर बना लें, लेकिन उसे ऑडिट ना करवाएं, उससे दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करवाएं जो आईटी से रिलेटेड है या जो भी आपके कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात लीगल केसेस होता है, किसी लॉयर को भी बना सकते हैं पार्टनर। तो कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया है तो दो चीजें इंश्योर करनी है। पहली चीज क्या, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और दूसरा सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेगा, रिपोर्ट को साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को। डन जी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को एक दफा पढ़ लें और मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। समझ आ गई आपको बात की? जज़ाकल्लाह। एक दफा पढ़ लीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। कल भी से दिया था, दे ये ले भाई, फटाफट जल्दी से पढ़े। शाबाश 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 शाबाश। ये हुज़ैफा भाई को दे। बस कर रहे, रीडिंग करें, टाइम क्यों जाया करते हैं आप? आखिरी दिन आपके चले हैं सेशन के, टाइम जाया करें, जल्दी पढ़ें, काम की बातें इसमें। इतना गुस्से में क्यों बैठा होता है तो? चलिए जी, रीडिंग कर लिया आपने। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इसमें याद रखें कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस होंगी। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज्यादा मुश्किल है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की निस्बत। अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर कंफर्टेबल हैं तो आगे चले। कोई सवाल आपका? चलिए अब चलते हैं आगे। डिस्क्वालिफिकेशन, पहली चीज याद रखिएगा, आपको बताया था डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो क्राइटेरिया होते हैं कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, शायद आपको याद हो कल बताया था, ये सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, बाकी स्टाफ मेंबर में, लेकिन सारे पार्टनर पे अप्लाई होती हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ाने से पहले इसके साथ ना आगे करके ब्रैकेट में यहां कहीं एक असूल लिख लिए। एक असूल क्या? एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देता है। एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड
कर देता है। ये असूल याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोला? एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालिफाइड कर देगा। ये सुन, इसका मतलब है ये क्राइटेरिया सिर्फ उस पार्टनर ने नहीं पूरा करना जिसने ऑडिट करना है, बल्कि सारे बाकी के पार्टनर्स ने भी करना है। समझ आएगा? चलिए आगे चलते हैं भाई। क्या? अच्छा, अब ये तरतीब है। ये तरतीब समझिए कि इन ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग भी है, यानी पहले वाली जो कंडीशन होगी इसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये सबसे ज्यादा दफा टेस्ट हुई है। इसको हर ऊंच नीच दाएं बाएं दाव पेज इसके जितने हैं ना वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। दूसरे वाले की डिस्कशन वो दूसरे नंबर पे हाईली टेस्टेड आइटम है, उसकी डिस्कशन भी ज्यादा होगी लेकिन पहले वाले की निस्बत कम, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने चूंकि इन ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग इसको अरेंज किया है तो उसी तरह ये डिस्कशन भी इसी तरतीब से चलेगी। एंड तक जाते जाते डिस्कशन कम हो जाएगी तो आपने ये नहीं समझना कि लेक्चर का टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी भुगता दिया है, वो पहले से प्लानिंग की हुई है और मैंने आपको रीजन बता दी क्योंकि वो टेस्टिंग की वजह से, ठीक। हाँ, लेकिन जो आखिरी लाइन है ना वो सबसे ज्यादा, आखिरी जो 3 पॉइंट्स है ना वो तो शायद मैं आपसे कहूं भाई बस इसको याद ही कर लो, लेकिन ये वाला पॉइंट इन सब में सबसे ज्यादा अहम है। एग्जाम में इनमें से सबसे ज्यादा टेस्टिंग इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी बराए नाम ना होने के बराबर। लेकिन ये पॉइंट इसको खास तौर पे आपने समझना, ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कौन सा पर्सन जो है वो ए पर्सन या फर्म, अगर चार्टर्ड फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कब? इन केसेस में। पहला केस, इफ ही or his spouse or minor child hold any share in audit client or any of its associated company। जरा फिर से इसको पढ़िए क्या कह रहा है। बस यहां पे रुक जाए, यहां पे रुक जाए। आगे कह रहे हैं हाउएवर इफ सच ए पर्सन होल्ड शेयर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर उसके पास पहले से शेयर थे, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद तो शेयर नहीं ले रख सकता, वो पहले से शेयर थे, तो फिर he can be appointed if he discloses the fact at time of appointment and disposes shares within 90 days of appointment। भाई ये बात समझ आई? नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई। ये देखिए सर, नहीं मुझे नहीं है। ना जहां कहीं केस स्टडी में अच्छा केस स्टडी के अंदर एक कंपनी हो ना तो वो तो मैं आसानी से सॉल्व कर लेता हूं। जहां कहीं केस में 2 कंपनीज आ जाए ना वो केस स्टडी मेरे लिए हो जाती है मुश्किल, मेरे से नहीं सच में हैंडल नहीं होती। तो क्या करना है, मैं क्या करता हूं, जब कभी कोई 2 कंपनी वाली केस स्टडी आएगी मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं रफ सा। आप चाहे तो उसी पेज पे नीचे बना सकते हैं, एंड पे बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ये है ऑडिटर और ये है क्लाइंट कंपनी लिमिटेड। इसका नाम भी रख लेते हैं क्लाइंट कंपनी लिमिटेड, एबीसी। जो भी इस पर्सन के पास शेयर्स हैं इस कंपनी के, क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है। अगर वो कहे ऑडिटर पॉइंट होने के बाद शेयर्स लिए हैं, आपने कहना भैया ये डिस्क्वालिफाइड हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन में उसने कह दिया कि एक फर्म की अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, अपॉइंटमेंट के बाद सीनियर मैनेजर ने शेयर खरीद लिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ। सीनियर मैनेजर बोला है। पहला असूल क्या बताया था? क्राइटेरिया पार्टनर। यही तो फर्क है कोड ऑफ एथिक्स में, लीगल रिक्वायरमेंट्स में। कोड ऑफ एथिक्स पूरी फर्म पे अप्लाई होता है और ये सिर्फ पार्टनर पे, तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने शेयर खरीद लिए, डिस्क्वालिफाइड। शाबाश, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, एग्जाम में जब कभी वो कहेगा ना शेयर्स ऑलरेडी थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रपोजल आया, तो आपने ये नहीं कहना अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो शेयर होल्डर है, ये नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना है, अपॉइंटमेंट हो सकती है
अगर ये कंडीशन पूरी कर दें, असूल याद रखें, अगर अल्लाह ने किसी चीज की इजाजत दी हो ना कंडीशंस के साथ, तो अगर आप ये कहें कि इसकी इजाजत नहीं है तो वो गलत होगा। आपने हमेशा क्या करना है, इजाजत है कंडीशन के साथ। तो क्या करना है, आप कहेंगे ABC and company chartered accountants can be appointed as statutory auditor of client company limited if following conditions are met। पहली कंडीशन क्या है, शेयर होल्डिंग इज डिस्क्लोज्ड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोज्ड विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। भाई ये बात समझ आ गई। अब आगे सुने, अब आपको एक असूल तो पता ही है, पाकिस्तान में रहते हैं तो एक असूल आपको पता ही होगा कि जिस बंदे ने भी कोई जायदाद बनानी है 2 नंबर, वो अपने नाम से नहीं बनाता, क्या करता है, हाँ वो बीवी बच्चों के नाम से बनाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑडिटर कहेगा मुझे तो पता है, मुझे तो पता है क्या कि शेयर्स मैंने अपने नाम से नहीं लेने, लाने मना किया हुआ है, मैं तो शेयर्स लूंगा स्पाउस के नाम से, स्पाउस के नाम से मैं शेयर लूंगा माइनर चाइल्ड, क्योंकि माइनर चाइल्ड को कंट्रोल करना आसान है, मेजर चाइल्ड का कुछ पता नहीं है, उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर वो खुद ही ले उड़े, हम बाहर वालों से बचा रहे थे वो घर वाला ले उड़े, तो मैं कंट्रोल हो सकता है। अगर शेयर मुसलसल मिल रहे हो ना बीवी को तो फिर कंट्रोल हो सकता है। तो स्पाउस और माइनर चाइल्ड ये क्या करे सर, लॉ ने बोला ना भैया ये कंपनी है, तुमने इसे कंट्री समझ रखा है क्या, नहीं नहीं ये कंपनी है, इधर कोई 2 नंबरी नहीं होने देंगे हम, इधर लोगों का पैसा लगा है, इधर थोड़ा भी पैसा जाया होगा लोगों को दर्द होती है ना भैया, इधर असूल सख्त है क्या, हमने इस रिक्वायरमेंट में सिर्फ ऑडिटर को नहीं उसके रिलेटिव्स को भी कवर कर दिया। तो अब हमारी कंप्लीट प्रोविजन क्या हुई, इफ ए पर्सन or his spouse or minor child hold shares in client company limited, then he can be appointed के not, हाँ he can be appointed if at time of appointment disclose करे, with 90 days dispose करे। डन जी। जैसे ही ये बात सामने आई, क्लाइंट कंपनी चुपके से कोने में बैठ के रोने लगी। हमने कहा तेरे को क्या हुआ, उसने कहा सर ये नेचुरल पर्सन है, इसके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपने प्रोविजन में कवर कर दिए, मैं आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए मेरे साथ सौतेले जैसा सलूक कर रहे हैं, मेरे भी तो रिलेटिव हैं। हमने कहा तेरे कौन से रिलेटिव है, एसोसिएटेड कंपनी, शाबाश, क्या एसोसिएटेड कंपनी, फिर से बताइए क्या, एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है जी। तो हमने कहा भाई एसोसिएटेड कंपनी द्वारा इनको भी कवर करें, हमने कहा चल ठीक है रोना चुप कर जाओ, इनको भी कवर करते हैं। फिर हमने क्या प्रोविजन बनाई, अब कंप्लीट प्रोविजन क्या बनी, इफ ए पर्सन, ये दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या रखें, इस कंपनी का नाम शुभ सा नाम बता गए, बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड। ये दोनों कंपनी कौन सी क्या है आपस में, इधर हमने लिख दिया क्या है कंपनी, इधर कंपनी ए, इधर कंपनी बी, और इन दोनों में क्या लिख दिया, रिलेशनशिप क्या है, एसोसिएटेड। अब कंप्लीट प्रोविजन क्या बनी, इफ ए पर्सन और स्पाउस और माइनर चाइल्ड होल्ड शेयर्स इन कंपनी क्लाइंट और इट्स एसोसिएटेड कंपनी, देन he can be appointed if disclose or dispose। डन जी। जैसे ही ये बीटा लिमिटेड के साथ एसोसिएटेड लिखा, ये भाई सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए। हाँ क्यों सोच में पड़ गए, सर कहीं सुना सुना है, ये एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट कहीं सुना सुना है? सुना क्या, ये कंपनी लॉ में था, कंपनी लॉ में कोई चैप्टर था, कोई 8, 9, 10 कोई इस तरह का चैप्टर था, उसमें एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, उसमें लफ्ज इन्वेस्टमेंट को भी एक्सप्लेन किया था और एसोसिएटेड कंपनी की आधे सफे की डेफिनेशन थी। कितने स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, कितने स्टूडेंट्स को याद है कि उसमें कोई एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन थी, क्या थी ये नहीं याद,
इसलिए तो सोच में पड़ा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमने एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन को कवर करना है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक ऑडिट में रेलिवेंट। हाँ, तो शाबाश। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन सुन लें। एसोसिएटेड कंपनी लिख लीजिएगा। एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द अंडरटेकिंग। कोई नहीं है, इतनी मुश्किल ना करें हमारी जिंदगी, बस इतनी को डेफिनेशन याद रखें। कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20। भाई कोई पूछे एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है, आपने कहना है ऑडिट पढ़ रहे हो कि कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। बोले ऑडिट पढ़ रहा हूं, आपने क्या कहना है? एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। 20%, ठीक है जी। अच्छा, इसकी तरह एप्लीकेशन, एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी में भी डायरेक्टर है, क्या हुई दोनों? सोचे, एक पर्सन के एक कंपनी में 20% शेयर है, दूसरे में 25% शेयर है। एक में डायरेक्टर है, दूसरे में 25% शेयर है। एक कंपनी के दूसरी कंपनी में 20% शेयर है। एक पर्सन के अपने शेयर नहीं है, उसके स्पाउस के 25% शेयर हैं, और वो दूसरी कंपनी में खुद डायरेक्टर है, एसोसिएटेड हो गए। ठीक है, ये सारे केसेस है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो फिर कभी बताएंगे, पहले सिर्फ इतनी बात रखें। क्या एसोसिएटेड कंपनी? बोले एसोसिएटेड कंपनी क्या है? कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। फिर से क्या? कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। फिर से कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग एट द रेट ऑफ 20%। जहां कहीं एसोसिएटेड कंपनी का लफ्ज आ जाए, फौरन ये जहन में आ जाए। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये हमने जब एसोसिएटेड कंपनी का कंसर्ट भाई अब कोई पता चला एसोसिएटेड कंपनी क्या है? कॉमन डायरेक्टरशिप, अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं हाँ, कॉमन डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग 20%। अभी इसको जवाब, इसका मसला हल किया, ये मजीद परेशान हो गया। हमने कहा तेरे को क्या टेंशन है? उसने कहा सर 20% पे वो होल्डिंग सब्सिडी नहीं होती थी। अगर वो तो 51% पे होती थी, मोर देन 50% पे होती थी। वो तो मोर देन 50% पे, 20% पे नहीं, उसके लिए तो 50% वाला रूल था, उसके लिए तो। हाँ शाबाश, तो ये ध्यान में रखिएगा, 50% से ज्यादा हो तो होल्डिंग सब्सिडी, 20% से ज्यादा हो तो सोशल। ठीक है, इतना काफी है। तो बताइए क्या ये पहले वाली बात समझ आ गई? एक दफा फिर से इसको रीड कीजिए, पहली कंडीशन को। स्पाउस को अंडरलाइन कर लें, माइनर चाइल्ड को अंडरलाइन कर लें, शेयर्स को अंडरलाइन कर लें, एसोसिएटेड को अंडरलाइन कर लें। बाकी ये लाइन आपने रटा लगा लेनी है, ये बार बार आपको केस स्टडी में लिखनी पड़ेगी एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। डन जी, कोई प्रॉब्लम? तो सबसे ज्यादा आखिरी टेक्निकल कंसेप्ट जो हमारे ऑडिट का है, उसमें जो सबसे ज्यादा जिस कंसेप्ट की टेस्टिंग होती है, अगर वो समझ आ गया तो उसको टिक कर ले। फिर दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी, क्योंकि बेसिकली लॉजिक इसकी वजह से समझना जरूरी नहीं, लेकिन लॉजिक इसकी यह, लॉ ये कहता है अगर ऑडिटर शेयर होल्डर भी होगा ना, तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कर सकेगा, वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट से डायरेक्ट उसको फायदा हो रहा है। नेक्स्ट केस, if he is indebted to the audited client other than ordinary course of business, other than, यानी indebted का मतलब क्या है? मकरूज। अच्छा यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, लॉ की एक आदत होती है, लॉ ने बोला मैंने जो कंसेप्ट जहां पे जैसे बता दिया ना, आपने उसे उधर वैसे ही फिट करना है। अपनी मर्जी से अगर आपको लगे ना कि ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं करते। लॉ में स्कूल पता है आपने, लॉ पढ़ा, टैक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, हम कहते हैं 32% की बजाय थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, रेट 23% हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लॉ इजाजत देता है, वो कहता है नहीं एक पर भी इधर। तो जज यहां पे देखिए क्या कह रहा है, इफ ही से मराद कौन? ऑडिट, जिसकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, प्रपोज्ड ऑडिटर कह लें, या उसे हम ऑडिटर ही कह देते हैं। ऑडिटर मकरूज हो, उसने ये नहीं कहा कि क्लाइंट मकरूज हो, ऑडिटर।
यानी अगर ऑडिटर ने क्लाइंट से लोन लिया हो अदर देन, तो वो ऑडिटर अपॉइंट। फिर से अगर क्या क्या मतलब हुआ इसका, अगर ऑडिटर ने क्लाइंट से लोन लिया हो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो ऑडिटर अपॉइंट। भाई ऐसा ही है ना, भाई जिसने मेरे उधार देना हो वो मेरी इंडिपेंडेंट चेकिंग थोड़ी कर सकता है। वो जरा दाएं बाएं करने की कोशिश करेगा, मैं कहूंगा लाओ मेरा उधार वापस करो, पैसे वापस करो, ऐसे है ना। नहीं। अब यहां पे हम कहने लगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उन्होंने कहा ठीक है सुन ले। पहली एग्जांपल, आपने किसी बैंक से 5 मिलियन लोन लिया, क्या आप उस बैंक का ऑडिट कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं। इसका जवाब है यस, क्योंकि लोन देना बैंक का, अगर उस लोन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं ली गई तो कर सकते हैं। डन। जनरल रूल क्या, बैंक से लोन लिया ऑडिट कर सकते हैं। ओके। अगर किसी टेक्सटाइल कंपनी से लोन लिया, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी का तो ये काम नहीं है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, ये शेयर होल्डिंग में ना जिस कंपनी के शेयर हैं उसके लिए डिस्क्वालिफाइड है आप, सारी दुनिया के लिए नहीं। इंडेटेड में जिससे आपने लोन लिया उसके लिए डिस्क्वालिफाइड है, सारी दुनिया के लिए नहीं। उसके अलावा किसी दूसरे का ऐड करना है कर सकते हैं। डन जी। आगे चलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की पहली एग्जांपल आपको क्या बताई, बैंक से लोन लिया, अगर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक लिया तो कोई प्रॉब्लम, ऑडिट कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल, लॉ ने और भी एग्जांपल, उसने कहा फॉलोइंग केसेस ऑडिटर विल नॉट बी कंसीडर इंडेटेड। और एग्जांपल लीजिए जिनमें ऑडिटर इंडेटेड नहीं होगा। और एग्जांपल क्या, इफ सम पेएबल टू क्रेडिट कार्ड इशूअर डज नॉट एक्सीड 1 मिलियन। क्रेडिट कार्ड इशूअर पाकिस्तान में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, अभी तक जो फेमस एग्जांपल्स हैं उनमें क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड इशूअर से मुराद आप बैंक समझ सकते हैं। अगर कोई बैंक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पता है ना आपको, वो प्लास्टिक कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड बेसिकली वो डेबिट कार्ड है। हाँ, कुछ डेबिट कार्ड में ऑप्शन नहीं होती, आप सिर्फ 10,000 जमा करवाएं 10,000 निकलवा सकते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं एटीएम कार्ड, उसमें ऑप्शन होती है 10,000 जमा करवा के 20,000 निकलवा सकते हैं। वो ओवरड्राफ्ट होता है, वो बाद में बेतहाशा सूद समेत सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट होता है ना क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग पे होता है सबसे ज्यादा। इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना, मशवरा है मेरा, मर्जी आगे आपकी है। क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन बताएं आजकल कॉमन है कि रेयर है? कॉमन है। क्रेडिट कार्ड बहुत से लोग, तो इसलिए उसने कहा भैया क्रेडिट कार्ड शॉपिंग है, ठीक है कोई मसला नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास, पार्टनर के पास, अगर तो मैंने फैसल बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उस पे 6 लाख आउटस्टैंडिंग है, टेक्निकली देखे तो मैं इंडेटेड हूं बैंक से, लेकिन लॉ ने बोला भूल गए ऊपर, हमने कहा था नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिलियन तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड पे अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा हुई तो वो इंडेटेड समझा जाएगा, डिस्क्वालिफाइड समझा जाएगा। फिर से सुने, लोन लिया नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे, इंडेटेड नहीं है। फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे बैंक से लोन लिया, इंडेटेड। नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे बैंक से लोन लिया, इंडेटेड नहीं है। फेवरेबल टर्म्स पे लोन लिया, डिस्क्वालिफाइड। क्रेडिट कार्ड की अमाउंट 1 मिलियन से कम है, ऑर्डिनरी है, इंडेटेड, डिस्क्वालिफाइड नहीं। और अगर क्रेडिट कार्ड में अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा है, डिस्क्वालिफाइड। भाई ये बात समझे। दूसरी एग्जांपल, यूटिलिटी कंपनी। यूटिलिटी कंपनी कौन सी होती है? पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट। पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट। मेरे पास फर्ज कीजिए जैज की पोस्ट पेड सिम है,
ठीक है, पोस्ट पेड। अब काल साल में दबा के पूरे महीने में की, ठीक है, दूसरे मुल्कों में 2 साथ हाथ, बिल आ गया ज्यादा, अब मैं बिल पे नहीं कर पा रहा, तो ये क्या हुआ, सम पेबल टू यूटिलिटी कंपनी। यूटिलिटी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, और तो नहीं है कोई जो कुछ। टैक्स में भी यही होती है ना, टैक्स में आता है कि यूटिलिटी का कंसेप्ट, पर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, ओके। ये कंपनीज का बिल अगर आउटस्टैंडिंग हो, मेरे पास जैज का बिल आया, मैं पे नहीं कर सका, 30 दिन गुजर गए, मैं इंडेटेड हूं टेक्निकली, क्यों, उनकी बैलेंस शीट में मैं देनदार हूं। लेकिन ना ने बोला कि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन समझी जाएगी, जिसे ऊपर हमने क्रेडिट कार्ड की नॉर्मल ट्रांजैक्शन समझी, यूटिलिटी कंपनी का बिल भी अदा नहीं हुआ, तो इसको हम क्या समझेंगे, ना हो जाता है, अगले महीने भी याद नहीं रहा, मसरूफियत है, हो जाता है। 90 दिन तक अगर यूटिलिटी कंपनी का बिल आउटस्टैंडिंग है तो वो ऑर्डिनरी समझा जाएगा। 90 दिन से ज्यादा अगर हो गया आउटस्टैंडिंग, फिर क्या होगा, ये डिस्क्वालिफाइड होगा। डन जी। ये एक चीज नोट करें, क्रेडिट कार्ड में उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो लिमिट लगाई है ना, क्रेडिट कार्ड में उसे अमाउंट बनाया है, अमाउंट को स्टैंडर्ड बनाया है, और यूटिलिटी में डेज को बेंचमार्क बनाया है। ये इधर डेज को अंडरलाइन करें, ऊपर अमाउंट को अंडरलाइन, हाँ, फर्म का बिल या पर्सनल बिल भी, पर्सनल बिल भी, हाँ, पर्सनल बिल भी, क्योंकि एक पार्टनर भी डिस्क्वालिफाइड हो गया। अब एक केस स्टडी आई कि आपकी पूछ लूं आपसे, फर्म के 10 पार्टनर हैं, एक पार्टनर को बिल आ गया 2.5 लाख का बिल, ड्यू डेट है उसकी, अभी सिर्फ 20 दिन गुजरे हैं, 20 दिन गुजरे हैं, और उसी बात तो सुन लें, वो इतना गुस्से में है, उसे यूटिलिटी कंपनी को कहा है कि भाई 20 क्या 200 दिन भी गुजर जाएंगे ना, तो मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा, मैं ये बिल अदा नहीं करूंगा, मैं हर महीने सिर्फ 10-10 रुपए अदा करूंगा। बताइए अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अपॉइंटमेंट हो सकती है, कितनों का ख्याल है अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। हाइब्रिड क्लास में जिसने किसी जिंदा लाशें देखनी हो, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में चला जाए और हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में चला जाए। रूम नंबर 4 में जिंदा लाशें हैं, रूम नंबर 6 में तकरीबन सारी जिंदा लाशें हैं, सारी, कोई हाथ नहीं उठा। रूम नंबर 4 में फिर भी चंद स्टूडेंट ने उठाया। याद रखें, अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्यों हो सकती है, हालांकि हमें नजर आ रहा है कि 90 दिन पूरे होने पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो कसम खा बैठा है कि मैंने, लेकिन अपॉइंटमेंट तो लीगली हो सकती है ना। तो आपने क्वेश्चन में कमेंट क्या लिखना है, अपॉइंटमेंट हो सकती है, हाँ, इसे चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर रीपे कर दे, अगर नहीं करता तो उस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन अभी क्या डिसीजन क्या है, हो सकती है। ये ट्रिकी पॉइंट था, वो जो कह रहा है मैं फ्यूचर में डिस्क्वालिफिकेशन वाली काम करूंगा लेकिन अभी किया नहीं है, तो भाई अभी तो समझ रहे, अभी तो वायलेशन है। इसको भी टिक कर दे अगर इंडेटेड भी क्लियर हो गया। हमारे ऑडिट का जो आखिरी टेक्निकल कंसेप्ट है, उसके जो सबसे ज्यादा 2 मुश्किल पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिए, टिक कर ले, कोई प्रॉब्लम। फिर तीसरा बिजनेस रिलेशनशिप। लॉ कहता है सिर्फ लोन ही, क्लाइंट के साथ सिर्फ लोन ही थोड़ी लिया जाता है, क्लाइंट के साथ, आपका क्लाइंट सिर्फ बैंक ही थोड़ी होगा, आपका क्लाइंट हो सकता है अदर कंपनीज भी हो, कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, उसमें हमने अपना ऑफिस बनाना है, हमने कह दिया जाओ भाई 500 बोरी भेज दो, नया ऑफिस बनाया उसमें एसी चाहिए, एसी बनाने वाली कंपनी से कहा हाँ भाई भेज दो 50 एसी। भाई ये भी तो, ये डेट नहीं है, लेकिन क्लाइंट के साथ डीलिंग जरूर है। क्या इसको भी लॉ को डिस्कस करना चाहिए था? तीसरे पॉइंट में, इफ ही हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है? अगर सीए फर्म ने अपने किसी क्लाइंट के साथ कोई लेन देन किया ना, चीजें खरीदी, तो अगर तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, प्रॉब्लम कोई नहीं। बिजनेस रिलेशनशिप से क्या मुराद है? सेल परचेज,
क्लाइंट से चीजें खरीदना, कोई सर्विस लेना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई फेवर लिया तो ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ये बिजनेस रिलेशनशिप समझ आया? ये भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इंडेटेड मी और बिजनेस रिलेशनशिप दोनों में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पॉइंट को डिस्कस करना भूलना नहीं है। इंडेटेड में डायरेक्ट फैसला नहीं करना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस करना। बिजनेस रिलेशनशिप में डायरेक्ट फैसला नहीं करना। बात समझ आएगी नहीं? आ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे को भी टिक लगाए। फोर, if he is or was an employee of ऑडिट क्लाइंट। हालांकि उसने ऑफिसर और डायरेक्टर भी बोला है, लेकिन अगर सोचे ना तो नॉर्मली ऑफिसर और डायरेक्टर भी एम्प्लॉय ही होते हैं। नहीं, थोड़ा आर्गू किया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए देखें, नॉर्मली एम्प्लॉयज ही होते हैं। तो याद लिखने के लिए आप पूरी बात लिख लीजिएगा, लेकिन याद करने के लिए सिर्फ एम्प्लॉय कर लें तो चलेगा। अगर कोई पर्सन कंपनी का करंट एम्प्लॉय है, क्या ऑडिटर पॉइंट होना चाहिए उसे? इंडिपेंडेंट है ही नहीं। और अगर वो करंट एम्प्लॉय नहीं है, पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा था, फिर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर क्यों नहीं हुआ? एम्प्लॉयमेंट छोड़ तो दिया, इन्फ्लुएंस होता है, तो एक तरह से कूलिंग ऑफ पीरियड दिया। लॉ ने भी कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया 3 साल। फेमिलियरिटी थ्रेट, शाबाश। तो अगर उसने कहा कंपनी जब 2017 के मुताबिक आंसर करें तो ये सिचुएशन आ गई, तो उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? है? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही नहीं है। वो कंसेप्ट समझने के लिए कह सकते हैं, वो इशारा अपने जहन में दे सकते हैं, उसे एग्जैक्ट लिखना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी थ्रेट्स हैं ये कोड ऑफ एथिक्स। तो अगर कोई करंट एम्प्लॉय है कंपनी का, क्या कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? और अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे, 3 साल के अंदर एम्प्लॉय रहा था तो फिर भी पॉइंट नहीं हो सकता। 3 साल गुजर गए हों, एम्प्लॉयमेंट छोड़े, यानी आपने जिस दिन उसने रिजाइन किया उस दिन से लेके जिस एजीएम में उसकी अपॉइंटमेंट होनी है उसमें 3 साल, लेकिन किसके दरमियान में 3 साल? जिस दिन उसने रिजाइन किया उस डेट से लेके एजीएम की डेट जिसमें उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, उस दिन तक। ठीक है? ईयर एंड से नहीं गिन लेना, एक्चुअल डेट ऑफ रेजिग्नेशन से लेके एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम। ठीक है? एम्प्लॉय हो कंपनी का तो ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, और अगर एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय हो, कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हो, क्यों नहीं हो सकता? एक पर्सन कंपनी का डायरेक्ट, भाई फर्ज करें पीटीसीएल एक कंपनी है, मिस्टर असलम उसका एक एम्प्लॉय है। मिस्टर असलम पीटीसीएल का ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं, क्यों नहीं हो सकता? एम्प्लॉय है। अच्छा, मिस्टर असलम का कोई और एम्प्लॉय या पार्टनर हो, अगर मिस्टर असलम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो शाम में एक फर्म में भी है, मिस्टर असलम है शाम में एक फर्म में भी है, क्या उस फर्म को ऑडिटर पॉइंट किया जा सकता है? नहीं किया, एंड शाबाश। ठीक है? तो अगर कोई कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय है तब भी ऑडिटर पॉइंट, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय किसको कह रहे हैं हम? एम्प्लॉय के एम्प्लॉय। किसको कह रहे हैं? एम्प्लॉय के, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो डायरेक्ट एम्प्लॉय है उसके साथ 3 साल की एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हुए भी ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, और अगर पिछले 3 साल में भी एम्प्लॉय रहा तो फिर भी नहीं हो सकता। लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉय सिर्फ करंट स्टेटस में डिस्क्वालिफाइड है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी तो 3 साल वाली शर्त इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए नहीं है।
वो अगले ही दिन पॉइंट हो सकता है। नहीं समझे बात? ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो फर्ज करें कि ये है पर्सन, ये कंपनी है, इसका एक एम्प्लॉय है असलम, इसका स्टैट्यूटरी आइडल पॉइंट हो सकता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे 3 साल तक फिर भी नहीं हो सकता। डन? ओके, वापिस आते हैं एग्जाम्पल में। ये इसका एम्प्लॉय है, इसका फर्दर एक एम्प्लॉय है, वो क्या है? वो फर्दर एम्प्लॉय है, अकरम कर लें, चलें ये ले। अकरम, असलम तो नहीं हो सकता, ये हमें पता है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉय इसको हम बोल देते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमने खुद टर्म इजाद किया, एग्जाम में नहीं लिखनी। एग्जाम में आपने लिखना है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और इसको क्या लिखना है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, एम्प्लॉय और पार्टनर, वही बिल्कुल। असलम नहीं हो सकता, अकरम हो सकता है? ओके, असलम जॉब छोड़ दे, असलम 3 साल तक भी नहीं हो सकता, लेकिन अकरम अगले ही दिन हो सकता है। 3 साल वाली कंडीशन देखिए, करंट स्टेटस में तो दोनों डिस्क्वालिफाइड है, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉय एम्प्लॉय। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दें तो डायरेक्ट एम्प्लॉय है कंपनी का, ये 3 साल तक भी पॉइंट नहीं हो सकता, स्ट्रेचुअल कूलिंग ऑफ पीरियड लाने बताया। लेकिन अकरम अगले ही दिन, ये सोल याद रखिएगा। ठीक है, ये केस स्टडी आएगी कोई मिस फातिमा वाली, तो उसमें आपने याद रखनी है। क्या बात भला? फातिमा नहीं याद मर्जी है आपकी। टिक लगाएं 4 और 5 को, 4 और 5 को टिक लगाएं। देखें बात, वो जो मैंने समझाई है वही बात लिखी हुई है, कोई और तो नहीं लिखी हुई? वही है बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। If his spouse is a director in शाबाश। फेमिलियरिटी थ्रेट वाला कौन था? फेमिलियरिटी थ्रेट इधर नहीं आना, क्यों नहीं आना? नहीं, अब ऐसे नहीं समझाना आपको, ना ना ना, याद करवाने के लिए जस्टिस नहीं। अब सुनो, यह बात बढ़ गई है, अब ऐसा सुनो। ये है अल्फा कंपनी, ये बीटा कंपनी लिमिटेड, ये ऑडिटर, और ये स्पाउस ऑफ ऑडिटर। ध्यान से स्टार्ट करें। ओके, पहला केस। अच्छा मुझे बताइए, अगर एक केस स्टडी के अंदर 2 मसले हों तो हमने सोल्यूशन में एक को डिस्कस करना है कि 2 को करना है? ये सूल याद रखिएगा, जितने मसले उतनी डिस्कशन। ये ना हो एक को डिस्कस करके कि सर क्या मतलब, अब ऐसे नहीं, दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो समझे केस स्टडी का पोस्टमार्टम करना है हमने। पोस्टमार्टम में जिस मुर्दे का पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसको अगर गोली लगी है वो भी रिपोर्ट में लिखेंगे, उसके सर पे किसी ने कोई मारी है कोई चीज, वो भी रिपोर्ट में लिखेंगे। हैं इची बिची, शाबाश शाबाश। अब सुने केस स्टडी में उसने क्या बोला? स्पाउस इज डायरेक्टर। अब सुनिएगा केस ध्यान से, आईकैप जो सबसे ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट पूछ रहा है ना, पूरे कंसेप्ट के पूरे चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये आपके सामने रख रहा हूं। 10 मिनट में अगले इसको समझ लिया, समझे, सब समझ आ गया। इस पूरे चैप्टर की सबसे मुश्किल केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं जो आईकैप टेस्ट कर सकता है। बाकी सारी केस स्टडी इंशाल्लाह इससे आसान ही होंगी। ऑडिटर है मिस्टर ए, उसके स्पाउस है,
स्पाउस डायरेक्टर है बीटा लिमिटेड में। किसमें? बीटा लिमिटेड में। अपॉइंटमेंट हुई है अल्फा लिमिटेड में। अपॉइंटमेंट किसमें हुई है? नहीं, तरतीब में। अल्फा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट है। अल्फा लिमिटेड की एक कंपनी है एसोसिएटेड बीटा लिमिटेड। क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि इसके 25% शेयर्स हैं। डन। पहला सवाल, स्पाउसेस शेयर होल्डर। स्पाउसेस, बताइए क्या ऑडिटर की अल्फा कंपनी में अपॉइंटमेंट हो सकती है? कैसे? अगर डिस्क्लोज करे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और डिस्क्लोज करे, बिल्कुल ठीक, यस, डन। अगर कहे स्पाउसेस शेयर होल्डर, नहीं, स्पाउसेस डायरेक्टर। अब बताइए, स्पाउस डायरेक्टर है बीटा लिमिटेड में। अच्छा, बीटा लिमिटेड के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गया, यही तो वो कह रहा है। क्या? अगर ऑडिटर की स्पाउस जिस कंपनी में डायरेक्टर हुई वो डिस्क्वालिफाइड है। स्पाउस जिस कंपनी में डायरेक्टर हुई तो ये कंपनी इस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, ये तो पक्की बात है ना। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है इस कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? हो सकते हैं। अच्छा, अब एक असूल सुनाइए, आखिरी बात। अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो वो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। अब ये आपने 10 दफा, देखिए मैंने बोला था सबसे अहम है, तो कम से कम 10 दफा तो दोहराना बनता है। क्या? अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। फिर से, अगर कोई एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी। आप बोलते जाए, मैं जरा देख के आया हाइब्रिड वाले जीवित है कि नहीं, ठीक है? अगर जीवित है तो उनको मृत्यु दंड दे के अभी आया, आवाज ही नहीं आती इनकी। अगर कोई एक पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी। और फिजिकल वाले भाई आगे देख भैया, आगे, शाबाश शाबाश। अगर कोई होल्डिंग कंपनी के लिए, अगर कोई एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो अब ऑटो पायलट मोड में बोलते जाएं। डिस्क्वालिफाइड, शाबाश शाबाश, होल्डिंग सब्सिडरी बोलना भाई, मेरा भाई ऐसा क्यों है? बचपन से ही ऐसा क्या मेरा भाई? बोल। अगर कोई पर्सन वो आगे कायदा थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुझे, पूरी बात बता। अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग के अदर सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। अगर कोई पर्सन एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। फिर से अगर कोई एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वापिस आ जाए, तो सवाल मेरा ये है, शेयर होल्डर के केस में आपने कह दिया सर लेकिन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन क्यों अप्लाई करनी पड़ेगी? ये एसोसिएटेड है इसलिए मान लिया। स्पाउस इज डायरेक्टर,
अब बताएं, क्या आईटर बीटा लिमिटेड के लिए अपॉइंट हो सकता है? क्या अल्फा लिमिटेड के लिए अपॉइंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हैं? 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 कौन कौन? आपको याद है खास तौर पे मैंने सब्सिडी होल्डिंग की एग्जांपल बताई थी 50%, और उस वक्त आप कह रहे थे अच्छा इतना आसान ये क्यों सर बता रहे हैं, और वही गलती कर दी। की है की क्यों नहीं है? ऐसे ये होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड है। हाँ ये मैं सोच रहा था कि कोई मुर्गा हाथ आए, वो मुर्गा हाथ आ गया। होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड होती है, लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। ये 25% वाले। अगर 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 केस स्टडी में कोई होल्डिंग सब्सिडरी लिखा हुआ है ना, तो फिर समझे कि वो होल्डिंग सब्सिडरी है। अगर सिर्फ एसोसिएटेड लिखा हुआ है ना, तो समझे ये 25% वाली है, 55% वाली नहीं है। एसोसिएटेड पे एसोसिएटेड वाला रूल लगाना है, होल्डिंग सब्सिडरी लिखा हो तो फिर से। अब जीरो से मैं सारा कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है सिवाय वो शेयर होल्डिंग वाली 90 डेज वाली बात, वो मुझे याद है। ये अब नहीं, अब तरतीब से, अब बात बढ़ गई है। अल्फा के बीटा में 15% शेयर है, ऑडिटर की स्पाउस के बीटा लिमिटेड में स्पाउसेस शेयर होल्डर क्या है? पहला सवाल, क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बीटा लिमिटेड में हो सकती है? हो सकती है अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज। फिर से नहीं चल, 12% कर लें। अब 12% नहीं 13। इसमें 13% शेयर है। स्पाउस इज शेयर होल्डर इन बीटा लिमिटेड। क्या ऑडिटर की बीटा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है? अगर वो पूरी बात कर, पूरी बात कर, हो सकती है अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे। शाबाश। क्या ऑडिटर की अल्फा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है? कोई कंडीशन जरूरी है? ये हुई ना बात। शाबाश, पहली स्टेज पार, स्टेज 1 क्लियर। अब दूसरी स्टेज, इसको डबल कर देते हैं, 26%। सेम सिचुएशन, स्पाउसेस शेयर होल्डर। क्या ऑडिटर की बीटा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है? ओके। अच्छा, क्या ऑडिटर की अल्फा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्या कंडीशन जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि वो उसकी एसोसिएटेड है। तो ये शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज भी करनी पड़ेगी। क्यों भला? समझे कि नहीं? स्टेज 2 क्लियर। शाबाश। अभी नहीं मिशन कंप्लीटेड भैया, पिक्चर अभी बाकी है, आगे चले। डबल कर देते हैं इसको भी, 52%। अब ये क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी बन गई है ये। क्या ऑडिटर की बीटा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है? अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज। शाबाश। क्या ऑडिटर की अल्फा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है?
हो सकती है अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और विद इन 90 डेज। क्यों? ये तो होल्डिंग सब्सिडरी है, हमने तो एसोसिएटेड बढ़ा था, ये हमने तो एसोसिएटेड बढ़ा था। होल्डिंग सब्सिडी भी एसोसिएटेड होती है। शाबाश शाबाश, ये स्टेज 3 भी क्लियर। अब आइए स्टेज 4, दोबारा कर लेते हैं। मेरे को तो कोई मसला नहीं है, नहीं मेरे को कोई मसला नहीं है, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। फिर से 13-15% करते हैं, हम सवाल को चेंज कर लेते हैं। 50 अब की बार स्पाउस शेयर होल्डर नहीं है। स्पाउस इज डायरेक्टर। अब बताइए क्या अपॉइंटमेंट बीटा कंपनी में हो सकती है? नहीं हो सकती। इसमें कोई इफ बट वगैरह कोई चक्कर नहीं है। ओके, हाँ जी, बीटा में भी नहीं हो सकती, और जो पर्सन इसके लिए डिस्क्वालिफाइड वो इसकी होल्डिंग सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। तो मुझे बताइए क्या आइटर की अपॉइंटमेंट अल्फा में हो सकती है? हो सकती है। ओके ओके, क्यों हो सकती है? हाँ। आगे चलते हैं, केस को स्टेज 5 भी क्लियर। शाबाश, ओके। अब इसको 30 कर देते हैं। 30%। तो ये क्या हो गई? तो यहाँ पे स्टेटस लिख दे, यहाँ पे परसेंटेज लिखे, यहाँ पे स्टेटस लिख देते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। एसोसिएटेड है। अब बताइए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बीटा लिमिटेड में हो सकती है? नहीं हो सकती, बीटा में भी नहीं हो सकती, और इसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की अदर सब्सिडी में भी नहीं हो सकती। क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अल्फा में हो सकती है? हो सकती है। तो अभी तो आपने बोला था कि जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी होल्डिंग सब। अच्छा, ये एसोसिएटेड है। ओके ओके ओके, मान गया। स्टेज 5 भी क्लियर। अब स्टेज 6 क्या? ये क्या रिलेशनशिप हो गया? अब बताइए क्या ऑडिटर की स्पाउस डायरेक्टर बीटा लिमिटेड में हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? डायरेक्टर है। शाबाश। क्या अल्फा लिमिटेड में हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो 1% के लिए डिस्क्वालिफाइड, इसीलिए इसमें भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब सुन लीजिए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी जिन, हमारी गेम का आखिरी जिन आने वाला है, फाइनल जिन। वो क्या है? वो कहेगा स्पाउस इज शेयर होल्डर एंड स्पाउस इज, आपको कसम है अगर ऐसे पूछे स्पाउस इज शेयर होल्डर भी स्पाउस इज डायरेक्टर भी, वो आपने दोनों को डिस्कस करना है। सिर्फ डायरेक्टर का डिस्कस करके ये नहीं कह देना सर डायरेक्टर की वजह से डिस्क्वालिफाइड हो तो गया, तो शेयर होल्डर लिखने की क्या जरूरत थी? नहीं भाई, वो जो पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो मुर्दे, वो सारा पोस्टमार्टम करते हैं। हमने भी केस स्टडी का पोस्टमार्टम करना है तो सारा करना है, सारा करना है। ठीक है जी। तो यहां पे बताइए अब क्या होगा। पहले स्पाउस इज शेयर होल्डर क्या लिखेंगे कि वो पूछेगा ये केस देखे ना, एग्जैक्टली ये सबसे मुश्किल केस स्टडी है। आई क्या आपकी? कहेगा अल्फा लिमिटेड में अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं, बताइए। पहले आप लिखेंगे स्पाउस इज शेयर होल्डर, फिर क्या लिखेंगे? अपॉइंटमेंट हो सकती है इफ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करें, और स्पाउस इज डायरेक्टर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो बीटा के लिए डिस्क्वालिफाइड, तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग के सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। क्लियर हो गया ये? बाकी ये सारे रटने वाले पॉइंट है 8, 9, 10। इफ ही इज बॉडी कॉर्पोरेट, आपको पता है एक कंपनी अगर होना
ऑडिट, हम ऑडिटर आपको पता है कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा के ऑडिट नहीं कर सकते। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी बना के फिर हम ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, ठीक है। यानी हमारे प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखें, आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में देखें, उसने बोला सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, उसने कंपनी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर ये उसका जवाब यहां पे है, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी, बॉडी लॉ में पढ़ा होगा, बॉडी कॉर्पोरेट से हमारा कंपनी। अगर कोई कंपनी है तो वो किसी दूसरे का ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, और लॉ चाहता है हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अनलिमिटेड, ताकि अगर हम गलत काम करें हमें फांसी पे भी चढ़ाना पड़े तो चढ़ा दे। ठीक है जी, हाँ जी भाई, कुछ समझ आई आप? हाँ, एक अकाउंटेंट को चाइना में फांसी दी गई थी, काउंटिंग फ्रॉड। हाँ, पाकिस्तान में उसे फांसी तो नहीं दी, कोई कुछ हो, चले हाँ छोड़े, नहीं पाकिस्तान में सूल दूसरे हैं ना, तरक्की मिल जाती है, तरक्की मिल जाती है। चले बात छोड़े भाई, ऐसे तो ये बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गई। अच्छा मुझे बताएं, क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं है? नाम से पता चलेगा, नाम से पता चलेगा। नाम में क्या रखा है? ये झूठ है। हमारे ऑडिट में नाम में रखा है, क्या रखा है? नाम से पता चलेगा। और स्टेटस क्या है इसका? नाम में किस लफ्ज से पता चलेगा? लिमिटेड से। लफ्ज कंपनी से नहीं, लफ्ज लिमिटेड से पता चलेगा बॉडी। भाई डिसाइड हो गया, बाकी तीनों आपने रटा लगा लेनी है। डन जी। चलिए आज अगर आप चाहते हैं, ये एक केस स्टडी है, मैं कोशिश करूंगा आज की होम साइड में इंक्लूड करूं, बल्कि मैं चुन के केस स्टडी आज आपको दूंगा। हाँ जी, उसमें एक केस स्टडी, उसमें 3 पार्ट्स हैं। उनमें इसी तरह जैसे मैंने परसेंटेज चेंज की है ना, उसने भी परसेंटेज वो जरूर कीजिएगा, वो लाजमी कीजिएगा, वो बहुत अच्छी केस स्टडी है। ठीक है जी। चलिए ये था हमारा क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अच्छा एंड में अगर आप चाहते हैं ना कुछ आपको गुर की बातें बता दी जाए, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। नहीं ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा। और ये बातें मेरा हाल है तकरीबन हमने कर ही ली हैं, सिर्फ याद के लिए। ठीक है, जैसे इन लॉ ऑडिटर मींस ओनली सोल प्रोप्राइटर पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट अदर एम्प्लॉइज, ये बता दिया आपको, बताया कि नहीं बताया? तो लगाएं टिक, बता दिया। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाइज ऑन ऑल पार्टनर, इफ ए पार्टनर इज डिसक्वालिफाइड देन होल फर्म इज डिसक्वालिफाइड, बता दिया कि नहीं बता दिया? लगाएं टिक। ऑल कंडीशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अप्लाई एट अपॉइंटमेंट एज वेल एज ड्यूरिंग टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कहता है ये क्राइटेरिया सिर्फ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट में है। ठीक है, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट था। ऑडिट करते हुए जो पार्टनर ने क्लाइंट की डायरेक्टर से शादी कर ली, तो बताइए क्या हुआ? उनकी तो शादी हुई, और शादी को छोड़ो, हमें अपने ऑडिट की फिक्र है। फर्म क्या हुआ? डिसक्वालिफाइड। क्यों डिसक्वालिफाइड? हाँ, क्योंकि स्पाउस डायरेक्टर है। हालांकि एट टाइम अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा था, लेकिन तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी अप्लाई होगा, ड्यूरिंग ऑडिट भी होगा। वर्ड लिमिटेड से पता चलेगा कि ये कंपनी है, ठीक है, और लफ्ज प्राइवेट से पता चलेगा ये प्राइवेट है। कैसे पता चलेगा ये कंपनी है कि नहीं? हाँ, पाकिस्तान में एक सीए फर्म है, एएफ फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो कंपनी है ना? क्यों उसके नाम में कंपनी याद हो रहा है? हाँ, लफ्ज कंपनी से नहीं पता चलेगा बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, लिमिटेड से पता चलेगा। केयरफुली नोट विच रिलेटिव्स आर कवर्ड इन विच केस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, कहता है भाई रिश्तेदारों का ध्यान रखना है कि ये होल्डिंग है कि सब्सिडरी है कि स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, मेजर है, सिस्टर है, मदर है, क्या है। ठीक है, हाँ जी, ये सिस्टर मतलब सारा आपने हिसाब किताब लगा के फिर केस स्टडी को सॉल्व करना है। लॉ ने जो रिलेशन जहां फिट किया है आपने भी उसको उधर ही फिट करना है। ये ना वो कहे इंडेटेड है स्पाउस तो आप कहें डिसक्वालिफाइड। उसने स्पाउस को शेयर वाली प्रोविजन में कवर किया है, नोट किया आपने?
इंडेटेड वाली में नहीं किया, एक केस स्टडी में उसने घुमा दिया था। उसने कहा पार्टनर की जो सिस्टर है वो क्लाइंट, जो पार्टनर की स्पाउस है वो क्लाइंट में जनरल मैनेजर है। अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं क्लाइंट में? हो सकती है डायरेक्ट। दूसरी में बोला पार्टनर की सिस्टर क्लाइंट में डायरेक्टर है। हाँ सर सवाल थोड़े। हाँ, और उधर कुछ कुछ स्टूडेंट को ना उधर कोड ऑफ एथिक्स याद आ जाता है, हालांकि रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होता है, कंपनीज एट लीगल। तो ये नहीं करना, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही आंसर करना है। डन जी। चैप्टर 3 को चैप्टर 20, इसे बड़ा बड़ा लिख लें, चैप्टर 3 को चैप्टर 20 से मिक्स नहीं करना इनको। हाँ, वहां पे जो रिक्वायरमेंट है वही बतानी है। डन जी। कुछ को समझ आया? ये था जी हमारा बाकी के ऑडिट का सबसे टेक्निकल टॉपिक। कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, और फिर इसके बाद चल सिर्फ 2 लेक्चर हमारे उम्मीद है कि बाकी रह जाएंगे। बाकी अगर आप महसूस करते हो एक दफा स्कैन कर लीजिएगा घर जाके, कोई चैप्टर ऐसा है जो रह गया हो, या कोई टॉपिक ऐसा है जो रह गया हो, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको मुश्किल लगता हो, तो वो शेयर कर दीजिएगा। जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता होगा वो फिर हम कोशिश करेंगे उसकी कोई रिवीजन वगैरह करवा दें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।